ये दो सवाल दे रखे हैं। एक है साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान बताना है। और ये आंकड़े दे रखे हैं दूसरे सवाल में, इसका बहुलक बताना है। ठीक है, दो सवाल है और दोनों में मान बताना है, और नीचे वाले में इसका बहुलक कितना होगा, इसका बहुलक बताना है। तो पहले देखो, पहले वाला सवाल कितना है, इसमें साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री। तो इस तरह के सवालों में बताया है कि इस तरह के सवालों का आंसर 99.9% एक ही आएगा। बात समझ आ गई? इस तरह के सवालों का आंसर एक ही आता है जब भी ऊपर नीचे इस तरह से केवल एक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके साथ कोड दिए हो, तो आंसर इसका एक ही आएगा। बहुत कम परसेंट चांस होते हैं कि इसका आंसर बदल जाए। एक के अलावा जैसे माइनस आ जाए, माइनस ही आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, वरना फिर मान निकलेगा ही नहीं। फंक्शन जो है बस वह फंक्शन ही रहेगा। ऐसे करके होगा। अब एक क्यों होगा? इसमें से दोनों में से कोई भी एक, चाहे तो ऊपर वालों को चाहे नीचे वालों को, जिसको मन हो एक तोड़ लेंगे। मान लो ऊपर वाला तोड़ ले, तो ये कितना है, 75 डिग्री। तोड़ने के लिए हमारे पास केवल चार कोण होते हैं, एक 90, 180, 270 और 360। इन चार कोणों से ही हम कोण को तोड़ सकते हैं। मतलब कहने का ये है, ये 75 लाना है। तो 75 किसके पास में है, 90 के, 180, 270, 360। ये 75 यानी यहाँ जो भी कोण दे रखा हो, जरूरी नहीं है 75, यहाँ 750 इसके आगे जीरो लगा दिया है, 750 भी हो सकता था, या 800, 1500, 1600, 500, 2000, कितना भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन नजदीक किसके होगा, तो 75 तो 90 के नजदीक है, तो ये 90 में टूटेगा। अगर यही होता 150 तो 180 के नजदीक होता, तो इसको 180 में तोड़ते। अगर यही होता मान लो 250, तो 270 के नजदीक होता, 350 होता, 360 के नजदीक होता, या फिर 360 से ऊपर जितना भी जाएगा फिर 360 में ही टूटेगा। ठीक है, फिर चाहे 1600 हो, 1800 हो, कितना भी हो, तो उसमें 360 से गुणा करके उतना एडजस्ट कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो प्लस में लगा के लिख देंगे। और प्लस में जो बनेगा, प्लस या माइनस में जो भी लास्ट में, यानी इसमें से घटा के गुणा करके जो भी करके लास्ट में जो बचेगा कोड, वो 90 से कम लिखना है, 90 से ज्यादा नहीं लिखना है। उसका उसकी क्या वजह है कि कम लिखना है? तो उसकी वजह ये है कि हमें मान 90 तक याद होते हैं, 90 से ऊपर तो हमें मान याद नहीं है। जीरो का याद है, 30 का याद है, 45 का, 60 का और 90 का, इनके ही तो मान याद है। इसके अलावा तो किसी कोड का मान याद है नहीं। तो 90 तक की कोशिश करना कि 90 से कम रहे। अब देखो उधर, ये 75 है, तो 90 में से कितना घटा दे, मतलब इस 75 को इस तरह से लिखना है। ये है 75 ही, लेकिन इसको लिखने का तरीका बदल गया। जैसे गुणनखंड में सवाल करते थे, तो वहां संख्या होती थी बीच वाली, उसको हम प्लस माइनस में करके लिखते थे, तो संख्या तो वही होती थी, बस उसको लिखने का तरीका बदल जाता। यही चीज यहाँ पे की गई है। ये 75 है, तो ये भी 75 ही है, 90 में से 15 घटाओ, 75 ही बचेगा। बस तोड़ के लिखा गया है ताकि सवाल को हम हल कर सके। अब नीचे है cos 15, ऊपर है sin 90। तो ये तुम्हें पहले ही बताया जा चुका है कि 90 और 270 ये क्या होते हैं, चेंज। 180 और 360 क्या होते हैं, नो चेंज। मतलब जो है वही रहेगा फंक्शन। ये फंक्शन चेंज और नो चेंज होता है, बाकी कोई चीज चेंज या नो चेंज नहीं होगी। ये फंक्शन यहाँ कितना है, साइन, और ये एंगल देखना यहाँ कितने है, 90। अगर ये 90 है तो क्या हो जाएगा, चेंज। और साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉज में। तो ये कितना हो जाएगा, कॉज, और ये 90 हट जाएगा, साइन 90 माइनस इसको पढ़ो थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह है 15। तो जब पहले सवाल कराए थे तभी भी ये बात बताई थी कि इससे कोई मतलब नहीं, ये तो केवल इतना बता रहा है कि चेंज होगा या नो चेंज होगा, बाकी कोड तो ये वाला लिखा जाएगा। तो कॉस 15 और बटे में कितना है, कॉस 15, दोनों एक जैसे, काट दो, बचा क्या, वन। जब ऊपर नीचे संख्या कट जाती है तो वन बचता है, और प्लस माइनस में संख्या कटती है तो जीरो बचता है। बात समझ आ गई?
तो ये इस तरह से होना है। इस तरह के सवाल का आंसर एक ही आएगा 99.9%। बहुत कम परसेंट चांस है कि इसका आंसर बदले। ये बात भी बिल्कुल ध्यान रखना दिमाग में। अब दूसरे सवाल पे आ जाओ। इसमें कह रहे हैं इन आंकड़ों का बहुलक बताइए। तो इसका बहुलक भी बताने के लिए तुम्हें आंकड़े पढ़ने हैं। आंकड़ों को एक बार ध्यान से पढ़ना। ये नहीं कि जल्दी से पढ़ के बात खत्म कर दी। पढ़ने पे ही इसका आंसर मिलेगा। 2 3 7 2 7 5 3 7। जब इन आंकड़ों को हमने पढ़ा तो ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा बार क्या पढ़ा है? 7। सबसे ज्यादा बार क्या पढ़ा? तो इसका बहुलक हो जाएगा 7। ठीक है। जो संख्या आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आएगी वो उसका बहुलक हो जाएगा। नोट करो इस सवाल को। अगला सवाल देखो। इसमें लिखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ ये जो शब्द लिखा है इसको ध्यान से पढ़ लेना। कहीं जल्दीबाजी में शब्द को पढ़ के मूलों का योगफल और जो है तुरंत प्रभाव से इसका योगफल निकाल दो। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल है, ना कि मूलों का योगफल। दोनों बातों में अंतर है। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि तुरंत मूलों का योगफल निकाल के रख दिया और बोले आंसर हो गया। गलत हो जाएगा सवाल। ध्यान से पढ़ लेना। व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जा रहा है तो व्युत्क्रमों का ही योगफल निकालना है। जो समीकरण दे रखी है इसको नोट करो। क्योंकि एक चीज तो जानते हो कि मूलों का योगफल, व्युत्क्रम तो दे रखा है वो तो एक अलग विषय है। लेकिन साधारण जो मूलों का योगफल होता है या मूलों का गुणनफल होता है उसके लिए ABC की जरूरत तो पड़ेगी। ABC की जरूरत तो पड़ती है। मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? -B/A। और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा? C/A। तो BAC इनकी जरूरत तो पड़नी है। तो सबसे पहले समीकरण से इनको निकाल लो। कैसे? AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ से A का मान क्या हो जाएगा? x² के साथ जो संख्या होती है वो होता है A का मान। कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। और B का मान -7, साइन लेना है साथ में। C का मान 12। अब हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है तो पहले इसके मूल मान लेंगे। माना समीकरण के मूल अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, ये इसके मूल मान लिए अल्फा कॉमा बीटा। अब पहले हम यहां से मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों निकाल लेते हैं। मूलों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? -B/A। बी का मान कितना है? -7 और माइनस यहाँ पहले से तो 7 प्लस का हो जाएगा। ए का मान 1। 7/1 कितना हो जाएगा? 7। इसी तरह मूलों का गुणनफल निकाल लें। मूलों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? C/A। C का मान कितना है यहाँ पे? 12। और A का मान 1। मतलब ये 12 ही रहा। अब ये मूलों का गुणनफल था और ये मूलों का योगफल था। मूलों का योगफल है तो मूल क्या है? अल्फा बीटा। एक मूल अल्फा है। दो मूल क्यों माने हमने? ये भी तो विषय है। इसके दो मूल क्यों माने? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। अगर यही तीन घात समीकरण होती तो इसके तीन मूल मानते हैं, अल्फा बीटा गामा। चार घात होती तो चार मानते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। दो समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण है तो दो मूल मान लिए। योगफल है दोनों का योगफल। इधर तो फॉर्मूला लगेगा मगर इधर मूलों का योगफल, मूलों को जोड़ना है। तो इनकी तो वैल्यू है नहीं तो ये यही रहेगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ये है और ये गुणनफल दोनों मूलों का। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। अब इसके बाद जो चीज निकालनी है अब निकाल सकते हो उसको। क्या निकालना था? मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। मूलों के व्युत्क्रमों का
योगफल क्या होगा? देखो, मूल क्या है? एक अल्फा और एक बीटा। इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा। अगर कहीं पे संख्या 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 3/2। संख्या को पलट दो, तो यहाँ तो बटे में कोई संख्या नहीं है। जब बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में एक मान लेंगे। जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। और इसको पलटेंगे बीटा को तो ये भी 1/बीटा। अब इसमें किसी का मान ऐसे पता नहीं है तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा की 1 से गुणा बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा की 1 से गुणा अल्फा। तो ये बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। प्लस में आगे पीछे संख्या हो उससे आंसर तो बदलता नहीं है। कोई भी संख्या पहले जोड़ दो, बाद वाली को पहले, पहले वाली को बाद, आंसर तो वही रहना है। आंसर में तो कोई बदलाव होना नहीं है। तो बीटा प्लस अल्फा का मान कितना है? ये दिख रहा है ना, 7। और अल्फा बीटा का मान कितना है? 12। तो ये आंसर होगा। बात समझ आ गई? अगर तुमने इसको व्युत्क्रम ना पढ़ के सवाल को जल्दी से पढ़ लिया तो सवाल कहाँ तक करोगे? यहाँ तक। बात समझ आ रही है? मूलों का योगफल निकालोगे और यही आंसर छोड़ दोगे, और ये आंसर यही गलत हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जा रहा है। तो व्युत्क्रमों का योगफल इस तरह से निकलेगा। ठीक है, नोट करो सवाल। अगला सवाल देखो। इसमें दे रखा है यदि cos a बराबर √3/2 हो तो tan 2a का मान ज्ञात कीजिए। अगर cos a का मान ये है तो tan 2a का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इस तरह के सवाल जब करते थे तो क्या करते थे? cos a बराबर दे रखा है तो यहाँ से ये देख लेते हैं ये कौन सी भुजाएं दे रखी हैं। क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, जो सूत्र बताया था, लाल बटे कक्का। वहां से इसमें जो है आधार बटे कर्ण लगा के और इससे तीसरी भुजा लंब निकाल लोगे, और फिर यहाँ जो भी फंक्शन पूछा उसका मान निकालने का प्रयास करते हो। यही तो करते हो। लेकिन रुको पहले, वहां जरूरी नहीं है सही हो रहा है, कुछ गलती हो रही है। यहाँ जो दे रखा है, किसका मान पूछा है? tan 2a का। किसका मान पूछा है? 2a का। अगर tan a का पूछते तब तो वो चीज हो सकती थी, तब तो वो चीज कर सकते थे। और दूसरा भी जो कराऊंगा वो भी इसमें अप्लाई होगा। ये जो भी बताया जाएगा, ये अगर सवाल वैसे होगा तभी भी अप्लाई होगा, और इस तरह से होगा तो भी दोनों तरह से अप्लाई होगा। लेकिन पहले यहाँ से जो हिंट मिल रही है उसे समझ लो। यहाँ लिखा है 2a। अगर 2a लिखा है तो 100% मान के चलो कि ये जो कोड फंक्शन में जो कोड की वैल्यू दे रखी है, यहीं से सवाल हल हो जाएगा। जो लाल बटे कक्का यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से निकल आएगा। अगर जो कोड यहाँ ए दे रखा है इसके अलावा दूसरा कोड है 2a 3a 4a कुछ है, तो यहीं से ए का मान निकल के आएगा। तुम्हें फंक्शन का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, कैसे देखो। cos a √3/2 ये दे रखा है, तो ये मान जो दे रखा है √3/2, ये 100% ये मान कॉज में किसी ना किसी कोण का होगा। बात समझ रहे हो? ये मान मतलब कोई 1% भी चांस नहीं है कि ना हो, 100% ऐसा होगा कि ये मान इस फंक्शन के कोण का होगा। जैसे कॉज में √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो इस √3/2 को क्या लिख देंगे? कॉस 30। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल, ए बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से बस इस ए का मान निकल के आना चाहिए, और वो इसी तरह से निकलेगा। अगर इधर 2a 3a 4a कोई कोड दे रखा है, वरना अगर ये केवल ए भी होगा तभी भी ऐसे हो सकता है, लेकिन तब जरूरी नहीं है कि ये मान जो दे रखा है ये किसी कोड का मान हो। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मान तो क्या होते हैं? 0 30 45 60 90। 5 मान होते हैं, 5 के अलावा वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो कुछ भी वैल्यू हुई तो फिर तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगानी ही लगानी है। तब कोई दूसरा चारा नहीं है, तब करना ही है। लेकिन अगर यहाँ 2a 3a 4a है तो वैल्यू ऐसी ही दी जाएगी कि वैल्यू होगी ही होगी।
और अगर केवल ए है तो चेक करके देखना पहले कि वैल्यू दे रखी है या नहीं। दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना। अब किसका मान निकालना है? tan 2a का। अब आसानी से निकल जाएगा। tan 2 ए की जगह पे कितना रख देंगे? 30। दोनों के बीच में क्या लगा दे? गुणा। और 30 दूनी tan 60 का मान याद होना चाहिए, √3। ठीक है, tan 60 का मान याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो करो याद। बात समझ आ रही है? नोट करो इसे। यह है अगला सवाल। यदि 6,8,5,7, तथा 4 का समांतर माध्य कितना है? 7। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इन आंकड़ों में ये जो x आ रहा है, इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और समांतर माध्य कितना दे रखा है? 7। तो समांतर माध्य को निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन वो तरीके कब लगेंगे? जब एक टेबल दी गई होगी, वर्ग अंतराल, बारंबारता, ये चीजें दी होती हैं तब होता है। लेकिन जब आंकड़े दिए हो तो इसको साधारण तरीके से, समांतर माध्य कितना दे रखा है? 7। अब यहाँ समांतर माध्य दिया, समांतर माध्य के लिए ही फॉर्मूला लगाना। क्या लगा हुआ है फॉर्मूला? जितने भी आंकड़े दे रखे हैं सभी को जोड़ दो, +4 लास्ट में। और ये आंकड़े जब लिखोगे तो एक बार इनको गिन जरूर लेना, क्योंकि कभी कभी कोई भी आंकड़ा छूट जाता है, छूटते ही सवाल गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सारे आंकड़े हो गए। बटे में ये गिने हमने अभी कितने थे? 6। तो ये जितने आंकड़े होंगे उतने ही बटे में लगा दोगे। जितने भी हैं गिन लेना, गिनने के बाद बटे में उतनी ही संख्या लगा देना। समांतर माध्य कितना दे रखा है? 7। अगर आंकड़े दे रखे हैं, एक्स वगैरह कुछ नहीं है, केवल आंकड़े ही आंकड़े हैं, पूछा जाए उसका समांतर मान, तो ये तरीका लगाओ, उनको जोड़ के हल कर देना, क्योंकि फिर उसमें एक्स तो होगा नहीं, और हल करने के बाद वो निकल आएगा समांतर माध्य। पर यहाँ समांतर माध्य दे रखा है, उसमें से एक आंकड़े की वैल्यू नहीं है, वही निकालनी है हमें। तो समांतर माध्य के नीचे समांतर माध्य कितना है? 7 बराबर, इनको जोड़ देंगे, 6 और 8 14, 5 19, 19 और 7 26, और 4 30। 30 और ये x, ये तो इसमें जुड़ेगा नहीं, तो इसको प्लस लगा के ऐसे ही लिखेंगे, बटे में 6। इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी, 7 गुणा 6, इधर 30 + x, 7 × 6 = 42, 30 + x, ये x, ये संख्या, तो संख्याएं दोनों एक तरफ कर दो, तो ये 30 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 42 में 30 जाएगा तो 12। कहने का अर्थ x का मान कितना आ गया? 12। तो x का मान जो पूछा है वो कितना होना है? 12। नोट करो सब।